आज का हमारा टॉपिक है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कल के टॉपिक में हमने देखा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फीचर्स, सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे साइंटिफिक जितने भी पर्सन्स हुए हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट मेन सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में दो ही साइंटिस्ट के प्रिंसिपल्स हैं। एक तो फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टुडेज टॉपिक इज फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल का फुल नेम है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का जो बोर्न हुआ था वो हुआ था 1841 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1925 में। हेनरी फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक जो है वो उन्होंने रिटर्न की है, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स बताए हैं। जब इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था तो वर्क फ्लोर से अपना वर्क स्टार्ट किया था, और वो एक माइनिंग कंपनी में फ्रेंच इंजीनियर थे, और बाद में वो उसी कंपनी के एमडी भी बने। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के जो बुक है मैनेजमेंट की, उसके वो ऑथर हैं। इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हेनरी फेयोल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स प्रपोज किए हैं। अब 14 प्रिंसिपल्स में से कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हम समझेंगे। इसमें 14 प्रिंसिपल जो हैं वो मैं रीड आउट कर रही हूँ। फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, seventh remuneration to employees, eighth centralization and decentralization, ninth scalar chain, 10th order, 11th equity, 12th stability of person, 13 initiative, and last है speed the corps। फर्स्टली हम देखेंगे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क। कल हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस देखे थे, आपको बताया था कि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड। वर्क शुड बी डिवाइडेड मतलब क्या किया आपने, वर्क को डिवाइड किया। डिवाइड मतलब ये है कि आपने सपोज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स में आपने अलग अलग वर्क को डिवाइड कर दिया। सब डिवाइडेड से मीनिंग ये है कि आपने 4 पर्सन्स में डिवाइड करके देन उसके अंडर में आपने फिर क्या किया, और पर्सन्स को और पर अदर पर्सन्स या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस पर्सन के अंडर में वर्क कर रहे हैं, देन उन्हें अदर वर्क डिवाइड किया एंड allocated to a number of persons in such a way that an individual performs only one type of वर्क। आपने इंडिविजुअल पर्सनस को वर्क अलॉट कर दिया कि पर्टिकुलर ये वर्क जो है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर यही पर्सन करेगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, वर्क का डिवाइडेशन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, आप ये एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ये डिवीज़न ऑफ वर्क का एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर ने, एक फर्म के जनरल मैनेजर ने अपना जो वर्क है वो 2 पर्सन्स में डिवाइड किया। फर्स्टली फाइनेंस मैनेजर, सेकंड है प्रोडक्शन मैनेजर। देन फाइनेंस मैनेजर ने फिर अगेन उस वर्क को 2 पार्ट्स में, या फिर कह सकते हैं 2 पर्सन्स में डिवाइड किया। फाइनेंस मैनेजर ने अपने अंडर में एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया और एक असिस्टेंट
फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट किया। इसी तरह से जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने 2 मैनेजर को अपॉइंट किया, मतलब उसने अपने वर्क का क्या किया, सब डिवीज़न किया। उसने एक फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट किया और एक सेकंड जो फैक्ट्री मैनेजर अपॉइंट किया वो एज अ साइट पर्पज से अपॉइंट किया, जो कि साइट को देखेगा। और एक जो फैक्ट्री मैनेजर जो है वो क्या करेगा, शॉप को देखेगा। तो डिवीज़न ऑफ वर्क में अगर हम देखें तो डिवीज़न ऑफ वर्क मेक्स टास्क सिंपलर एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो एक तरह से ये टास्क को क्या कर रहा है, सिंपल कर रहा है और स्पेशलाइजेशन कर रहा है। स्पेशलाइजेशन से मीनिंग ये कि जिस पर्सन को जो वर्क करना आता है उसी पर्सन को हम वही वर्क क्या करेंगे, असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट का वर्क जिस पर्सन को करना आता है तो आपने उस पर्सन को क्या किया, अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने का वर्क दिया। तो वही पर्सन जो है वो आपकी बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करेगा। एन इंडिविजुअल गेन्स स्पीड एंड एक्यूरेसी बी रिपीटिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअली जो है वर्क की एक्यूरेसी बनी रहेगी, वर्क जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे वर्क को करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉई एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इंक्रीज। अब इससे क्या होगा, इंडिविजुअल हर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन को आपने काम दिया है, किसी पर्सन को आपने काम नहीं दिया है, किसी पर्सन को काम करना आता है, किसी पर्सन को काम करना नहीं आता है, वो उसमें इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है। जब आप वर्क को डिवाइड करेंगे तो हर पर्सन अपने वर्क में क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजरियल वर्क। अब ये जो प्रिंसिपल है ये टेक्निकल पार्ट पर भी फॉलो होता है और मैनेजरियल पार्ट पर भी। मैनेजरियल वर्क से मीनिंग ये है कि आप सपोज अगर आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है तो आपने अपने यहाँ पे क्या कर दिए, अलग अलग मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्शन मैनेजर अलग अपॉइंट कर दिया, मार्केटिंग मैनेजर अलग अपॉइंट कर दिया, आपने फाइनेंस मैनेजर अलग अपॉइंट कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया। तो ये आपका किससे रिलेटेड आ जाएगा, जो कि वर्क को मैनेज कर रहे हैं। एंड टेक्निकली इससे मीनिंग यहाँ पर जहाँ पर आपने क्या किया, जो एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन वर्क में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर टेक्निक्स यूज़ हो रही है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी वर्क का डिवाइडेशन किया जाता है। जो पर्सन जिस मशीनरी को ऑपरेट करने में परफेक्ट है, टेक्निकली उन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री ली हुई है, तो वो उस वर्क को इजीली कर सकते हैं। इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ वायलेटेड देयर विल बी लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब इसका वायलेशन कब होता है, जब अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने वर्क असाइन किया है वो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। स्पेशलिस्ट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एफिशिएंटली उस वर्क को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें वायलेशन वर्क का तब होता है जब अगर जिस पर्सन को जो वर्क दिया गया है वो पर्टिकुलर उस पर्सन वर्क में उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अथॉरिटी मीन्स द राइट्स ऑफ सुपीरियर। अथॉरिटी किसके पास होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास में। मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को फ्लो करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो अथॉरिटी में जो सुपीरियर जो है अपने राइट्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूज़ करता है। अब वो किस तरह से यूज़ करता है, फर्स्ट पॉइंट है टू गिव ऑर्डर टू द सबॉर्डिनेट्स। वो क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है टू टेक डिसीजंस ऑन स्पेसिफिक मैटर्स। वो जितने भी स्पेसिफाइड मैटर्स होते हैं उस पर डिसीजन लेने का पूरा राइट जो होता है वो किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का, सुपीरियर का। वही सारे स्पेसिफिक डिसीजंस लेता है। टू यूज़ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने का राइट उसे होता है। उसकी परमिशन के बिना कोई भी पर्सन अदर पर्सन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता है।
टू गाइड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट्स। वो क्या करता है, सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। सपोज़ अगर कोई सबॉर्डिनेट वर्क को नहीं सुन रहा है या टाइमली वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो उसे गाइड करता है, उसे डायरेक्शन देता है, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी से भी हो सकता है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स से भी हो सकता है। वो उसे मोटिवेट करके भी उन्हें उन्हें मोटिवेशन के थ्रू भी वो गाइड कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि पनिशमेंट के थ्रू भी वो सबॉर्डिनेट से वर्क ले सकता है। तो अथॉरिटी का अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में सारी अथॉरिटी किसके पास में है, प्रिंसिपल सर के पास में। वही स्कूल को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, रन करते हैं, और उनके अंडर में जितने भी टीचर्स हैं वो कौन हैं, सबॉर्डिनेट्स। प्रिंसिपल सर के ऑर्डर्स को जो टीचर्स हैं एज ए सबॉर्डिनेट क्या करते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो जो डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस पे वो वर्क करते हैं, और सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को उनकी परमिशन के बिना कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है। वही सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह से, सपोज़ अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है ना। तो अथॉरिटी किसके पास होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, अब हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, वो आपका क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये कि आपको जो टास्क दिया गया है वो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है। टू अचीव द स्पेसिफाइड गोल्स इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर, और वो आपको जो असाइन टास्क दिया है वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए जो टास्क आपको असाइन किया गया है वो टास्क आपको कम्प्लीटली फुलफ़िल करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आपको कोई भी वर्क करने को दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप उस वर्क के लिए क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। सपोज़ अगर आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अगर आप टाइम पर अगर क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, आप होंगे, और उसका इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पर भी पड़ेगा। फेयोल ने सजेस्ट किया है कि अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, या कह सकते हैं कि इक्वल हैं। मतलब ये कि जिन पर्सन्स के पास में अथॉरिटी होती है उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी हर किसी पर्सन को ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देंगे तभी वो उस अथॉरिटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ करेगा। अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को नहीं देंगे तो वो उस अथॉरिटी का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों क्या कर चलती है, पैरेलल चलती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। गिविंग अथॉरिटी विदाउट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी may lead to arbitrary and irresponsible use of authority. Similarly, responsibility without adequate authority will make the individual ineffective. तो अभी मैंने आपको समझाया था कि आप जिसे अथॉरिटी जो है वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के फिक्स नहीं की जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी है तो ऐसी कंडीशन में अथॉरिटी भी उस पर्सन, जितनी उसे अथॉरिटी दी गई उतना ही वो उस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे आपको एक डायग्राम बना हुआ है, आप देखेंगे एक फैक्ट्री मैनेजर है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है। अब ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर को 20 टीवी सेट्स जो है विद इन अ कॉस्ट एंड टाइम प्रोड्यूस करने के लिए दिया गया है। बट जो फैक्ट्री मैनेजर है जिसके पास की क्या है, अथॉरिटी है,
है ना। तो वो ये बोल रहे हैं सॉरी सर, बिकॉज आई डिडेंट हैव एजुकेटेड अथॉरिटी। वो प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो फैक्ट्री मैनेजर को बोल रहा है कि 20 टीवी सीरीज जो है वो हमें विद इन, सपोज आपने टाइम मान लिया, विद इन आपको वीक प्रोडक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है। बट जो फैक्ट्री मैनेजर बोल रहा है कि उसके पास प्रोडक्शन करने की अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो ये प्रोड्यूस करने में अनेबल है। तो आपने उसे वर्क तो असाइन कर दिया, बट उसे प्रोडक्शन करने की आप अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो कैसे उसे करेगा। आपको उसे क्या करनी होगी, अथॉरिटी भी देनी होगी, तभी वो क्या करेगा, अपने वर्कर्स से काम लेगा। अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो अपने वर्कर्स से किस तरह से काम लेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर, दोनों ही क्या चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीनिंग तो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ही पता होगा, व्हाट इज़ मीन बाय डिसिप्लिन। आप स्कूल में किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, किस तरह से आप स्कूल में आपका एटीट्यूड होता है, किस तरह से आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, प्रॉपर टाइमिंग में आप मॉर्निंग में क्लास स्कूल में आप प्रेजेंट होते हैं। तो डिसिप्लिन अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन मीन्स obedience, respect of authority, and complying with the rules and regulations of the organization। तो डिसिप्लिन से मीनिंग क्या होगा, ओबीडियंस, मतलब आप हर जो बात आपको कही जा रही है आप उसे मान रहे हैं। रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, मतलब आपसे जो पर्सन जिस वर्क को करने के लिए कह रहा है आप उस पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जो भी ऑर्डर दे रहा है उसे फॉलो कर रहे हैं। एंड कंपाइलिंग विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन इज एसेंशियल ऑफ द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं अगर हमें उन्हें स्मूथली रन करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन जो है वो क्या है, बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। बिना डिसिप्लिन के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली रन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लास में ही देखा होगा, जब अगर कुछ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं तो क्लास में टीचिंग जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, good supervision at all levels, clear and fair agreements, judicious use of penalties are helpful in maintaining discipline। अकॉर्डिंग टू फेयोल अगर हम देखें तो अगर सारे ही लेवल, जितने भी लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स में पढ़े हैं, कितने टाइप के लेवल्स होते हैं, 3 टाइप्स के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो गुड सुपरविज़न तभी पॉसिबल है जब सभी लेवल पर प्रॉपर तरीके से उन्हें सुपरवाइज, जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें सुपरवाइज़ किया गया है। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट है, मतलब उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस दिए गए हैं। और अगर कोई एम्प्लॉई प्रॉपर तरीके से अपने वर्क को नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में पेनल्टी का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। आपने स्कूल में ही देखा होगा, जो बच्चे होमवर्क करके नहीं ले कर आते हैं या फिर कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। तो इस तरह से पनिशमेंट दी जाती है तो वो क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक तरह से पेनल्टी है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड से मीनिंग आप सभी स्टूडेंट को पता होगा। अब अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट हम देखें यूनिटी ऑफ कमांड, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव द ऑर्डर from and he accountable to one and only one superior। यूनिटी ऑफ कमांड से मीनिंग ये है कि सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर जो दिया जा रहा है वो केवल किसके थ्रू दिया जाना चाहिए, ओनली वन सुपीरियर, एक ही पर्सन के थ्रू उसे क्या दिया जाना चाहिए, ऑर्डर दिया जाना चाहिए।
तो ऐसी कंडीशन में वो अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। सपोज़ आपको ही अगर कोई काम करने के लिए आपके पेरेंट्स ने दिया है, तो अब आप देखेंगे अगर आपकी मदर कुछ और डायरेक्शन दे रही हैं, उसी चीज़ को लेकर फादर कोई और डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉयज़ एंड जो सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, जो भी सुपीरियर्स हैं उनके थ्रू जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो केवल 1 पर्सन के थ्रू ऑर्डर दिया जाना चाहिए। अगर 1 पर्सन के थ्रू ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और अपने वर्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। द प्रिंसिपल इज़ नेसेसरी टू अवॉइड कन्फ्यूज़न एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो प्रिंसिपल क्या करता है, कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। वो किस तरह से करता है कि कमांड जब आपको एक ही सुपीरियर से मिलती है तो आपको पता होता है कि आपको क्या काम करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हर एम्प्लॉयज़ को जब अलग अलग डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते हैं। सपोज़ अगर आपने एक ही डायरेक्शन, सुपीरियर ने एक ही डायरेक्शन अगर 2 सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में एक सबॉर्डिनेट बोलेगा ये काम तो मुझे भी दिया था, दूसरा सबॉर्डिनेट बोलेगा कि ये काम तो मुझे भी करने को दिया था ना। तो और तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक्स कैन बी फिक्स्ड इजीली। अब यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली फिक्स कर सकते हैं। सुपीरियर जिस सबॉर्डिनेट को वर्क करने के लिए दे रहा है वो उस वर्क के लिए क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। अगर वो उस वर्क को नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में वो पेनल्टी या पनिशमेंट किसे देगा, उसी वर्कर को देगा। किसी अदर कोई अदर वर्कर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इजीली हम फिक्स कर सकते हैं। इट्स रिलेट्स टू द ग्रुपिंग ऑफ पीपल। अब ये किससे रिलेटेड है, जितने भी ग्रुपिंग ऑफ पीपल से मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिंगल पर्सन तो रन नहीं कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बहुत सारे पर्सन्स या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जब ग्रुप में वर्क हो रहा है तो हम यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर हर वर्कर को अलग अलग डायरेक्शन देकर देन उनसे इफेक्टिवली वर्क करवा सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर हम इसके देखें, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ बॉस विल बी ऑनर्ड। अब यहाँ पे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसके थ्रू दिए जाते हैं, बॉस के थ्रू या फिर कह सकते हैं सुपीरियर्स के थ्रू। एम्प्लॉयज़ विल रिसीव एग्जैक्ट ऑर्डर। एम्प्लॉयज़ को जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट उसी वे में उन्हें क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स्ड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब उनकी फ़िक्स होती है, जब वो कोई मिस्टेक करते हैं या उस पर्टिकुलर केस में अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट अगर उनका होता है तो उस कंडीशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होती है। एंड लास्ट है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से मीनिंग क्या है, जब हमने सुपीरियर ने जब पर्टिकुलर एक पर्सन को एक ही वर्क असाइन किया है तो ऐसी कंडीशन में वही वर्क जो है वो केवल वही पर्सन करेगा, कोई अदर पर्सन उस वर्क को नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे फैक्ट्री मैनेजर है एंड फॉरमैन है। फैक्ट्री मैनेजर मतलब ये कौन हुआ, आपका सुपीरियर, एंड फॉरमैन जो हुआ वो कौन हुआ, सबॉर्डिनेट। फैक्ट्री मैनेजर सबॉर्डिनेट को बोल रहा है व्हाट आर द वर्क इन प्रोग्रेस, आर यू कंप्लीट टुडे वर्क। देन फॉरमैन रिप्लाई कर रहा है यस सर आई हैव डन इज एज पर यूर इंस्ट्रक्शन एंड टारगेट्स आर अचीव। ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर ने क्या किया, वर्क किसे असाइन किया, फॉरमैन को। देन फॉरमैन ने उस टास्क को कंप्लीट किया और वही उस टास्क के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है, इसमें कमांड किसके थ्रू दी जाती है, ओनली 1 पर्सन। ओके, today's topic is completed.
Next, remaining principles are next video. Okay, thank you.